हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम क्लास टेंथ के इकोनॉमिक्स का जो फोर्थ चैप्टर पढ़ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। तो उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो में। तो इस वीडियो में हम जो है वो देखने वाले हैं कि ग्लोबलाइजेशन का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है और वहाँ के जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो एक तरह से उन पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इम्पेक्ट पड़ता है या नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ता है, या वो ये जो ग्लोबलाइजेशन है या वर्ल्ड मार्केट है उसके साथ में किस तरह से compete कर पाते हैं। तो उसके बारे में आगे हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू भी समझेंगे कि स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स है या मैन्युफैक्चरर है उनकी लाइफ पे या उनकी लाइवलीहुड पे इसका क्या असर पड़ता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से। तो स्मॉल प्रोड्यूसर जो है इसमें से कुछ जो होता है जिनको तो बेनिफिट होता है और वो इन कंपनीज़ के साथ में मिल के या एमएनसीज़ के साथ में मिल के एक तरह से कोलेबरेट कर लेते हैं और अपना प्रोडक्शन यूनिट चलाते रहते हैं। और दूसरी तरफ देखें तो स्मॉल प्रोड्यूसर्स कुछ ऐसे भी थे जिनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है या जिनका धीरे धीरे जो प्रोडक्शन यूनिट होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि वो इनके साथ में ये जो लार्ज एमएनसी जो होती है जिनके काफ़ी जो पैसे वाली होती है इनके सामने ये नहीं टिक पाते हैं, तो इसलिए इनका जो प्रोडक्शन यूनिट होता है वो बंद भी हो जाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्रोड्यूसर्स एंड वर्कर्स ग्लोबलाइजेशन हैज़ पोस्ट मेजर चैलेंज की बहुत सारे ऐसे स्मॉल प्रोड्यूसर्स, अगर हम स्मॉल स्केल देखें, स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स को या वर्कर को देखें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से उनकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा इसका इम्पेक्ट पड़ा है या बहुत सारे उनको चैलेंजेस से सामना करना पड़ा है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, रवि का एग्जांपल दिया हुआ है कि रवि जो है वो पहले जो फॉरेन ये कंपनी या एमएनसी नहीं आई थी तब किस तरह से जो रवि का बिजनेस चल रहा था, जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर था, उसके बाद में उसके बिजनेस पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पे ये आप पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ कि रवि जो होता है कि इंडस्ट्रियलिस्ट होता है, वो कैपेसिटर बनाने का काम करता है। कैपेसिटर मीन्स एक 1992 में ये अपनी कंपनी होती है जहाँ पे वो कैपेसिटर बनाने का काम शुरू करता है। कैपेसिटर होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस होते हैं उनमें ये कैपेसिटर जो होता है वो यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि टेलीविज़न के अंदर हो गया या ट्यूबलाइट के अंदर हो गया, तो ये कैपेसिटर वहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो इसकी ये कैपेसिटर बनाने की एक कंपनी थी, छोटी कंपनी थी। इसने 3 सालों के अंदर अपना जो प्रोडक्शन यूनिट था या प्रोडक्शन जो कर रहा था उसको काफ़ी बड़ा कर लिया था, यानी एक्सपांड कर लिया था। 3 साल में ही इसने अपनी कंपनी को काफ़ी बड़ी कर ली थी और अब अबाउट 20 वर्कर्स जो थे इसने हायर कर लिए थे, या 20 वर्कर जो थे उसके वहाँ पे उसके अंडर में काम करने लगे। अब धीरे धीरे क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो डब्ल्यूटीओ के साथ में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है 2001 में जो साइन किया था इंडियन गवर्नमेंट ने कि अब जो वर्ल्ड जो ट्रेड है या ट्रेड बैरियर है, टैक्स वगैरह जो भी लगाए गए उनको रेस्ट्रिक्शन, जो भी रेस्ट्रिक्शन है उनको रिमूव कर देंगे, हटा देंगे। तो इसको लेके डब्ल्यूटीओ के साथ में इंडियन गवर्नमेंट का साइन होता है। साइन होने के बाद में जो है वो रवि जो है या रवि की जो कंपनी है उसको काफ़ी स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पहले जो उनकी जो मेन क्लाइंट होती है रवि की जो कंपनी है या कैपेसिटर बनाने वाली, तो उनकी जो मेन क्लाइंट होती है या इनसे जो खरीदते हैं वो टेलीविज़न कंपनी हो गई, तो ये उनसे डिफरेंट कंपोनेंट जो होते हैं वो काफ़ी नंबर में इनसे मंगवाते थे। लेकिन अब कंपटीशन बढ़ने से या एमएनसी आने की वजह से इंडियन टेलीविज़न जो कंपनीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके बदले में क्योंकि जो कैपेसिटर जो प्रोवाइड कर रहा था रवि, अब ये एमएनसीज आने की वजह से वो सेम कैपेसिटर हाफ प्राइस में जो थी वो ये एमएनसीज या कंपनी इनको प्रोवाइड कर रही थी। तो वो टीवी वाले हो गए या ट्यूबलाइट बनाने वाले हो गए, तो वो क्यों रवि से कैपेसिटर परचेज करेंगे, क्योंकि उनको वो आधी प्राइस में मिल रहा था। तो इससे इसके लिए क्या होता है कि अगर हम देखें इस सेंस में कि ग्लोबलाइजेशन का रवि के साथ में या रवि की जो कंपनी है या रवि का जो लाइवलीहुड है उस पर कितना नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ा, और लास्ट में क्या होता है रवि जो होता है वो अपना प्रोडक्शन जो है उसको आधा कर देता है और 2001 तक अब केवल 7 वर्कर जो है वो उसके अंडर में काम कर रहे होते हैं और वहाँ तक 2000 तक उसके कई फ्रेंड्स होते हैं जिनका बिजनेस हैदराबाद चेन्नई में होता है, सेम ही बिजनेस होता है कैपेसिटर बनाने का, वो अपना प्रोडक्शन यूनिट बंद कर देते हैं। तो एक तरह से देखें तो जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर या जो प्रोडक्शन है स्मॉल प्रोड्यूसर्स है उनको काफ़ी नुकसान हुआ ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से, क्योंकि वो फिर कंपटीशन नहीं कर पाते उनके साथ, ना तो क्वालिटी में कर पाते और ना ही वो प्राइसेस के साथ में फिर कर पाते हैं।
कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए जैसे बैटरीज, कैपेसिटर्स, प्लास्टिक्स, टॉयज, टायर्स, dairy product and vegetable oil are some example of industries where the small manufacturer have been hit hard due to competition। कि ये कुछ ऐसे एग्जांपल दिए गए हैं कि जैसे ये बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज है, ये कुछ जो एग्जांपल की बैटरी बनाने वाली कंपनी हो गई, कैपेसिटर बनाने वाली हो गई, प्लास्टिक बनाने वाली हो गई, तो इन कंपनीज यानी ये स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर है, सबसे ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन से अगर ज़्यादा कंपटीशन हुआ है या सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है तो इन कंपनीज या इंडस्ट्रीज़ पे हुआ है। इनमें से बहुत सारी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो जो पहले इन कंपनीज में काम कर रहे थे या इन इंडस्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे थे, अब ये इनका वो बंद हो जाता है या इनको जो ये जॉबलेस हो जाते हैं कंपनी बंद होने की वजह से। और द स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, कि जो ये स्मॉल इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर वो एम्प्लॉय द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्कर्स, यानी अगर हम देखें इन द कंट्री नेक्स्ट ओनली टू एग्रीकल्चर, की एग्रीकल्चर के बाद में अगर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई इंडस्ट्री क्रिएट करती है तो वो मीन्स वो है स्मॉल इंडस्ट्री एग्रीकल्चर। उसके बाद में 20 मिलियन लोगों को जॉब इन स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के थ्रू मिलता है। तो एक तरह से देखें तो काफ़ी बड़ा फिगर है, और ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से ये स्मॉल इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, जिसकी वजह से ये वर्कर्स जो वहाँ पे काम कर रहे थे वो भी एक तरह से देखें तो जॉबलेस हो जाते हैं। कंपटीशन एंड अनसर्टेन एम्प्लॉयमेंट, कि ग्लोबलाइजेशन आने की वजह से सिंपल सा है कि कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि जो पहले मीन्स वर्कर्स को लेके रूल्स रेगुलेशन बनाए गए थे गवर्नमेंट की तरफ से, अब वो WTO के साथ में साइन होने की वजह से, क्योंकि इंडिया को अपने सारे जो ट्रेड बैरियर थे उनको लिबरलाइज करना पड़ा, हटाना पड़ा, उसकी वजह से इसका बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। और मीन्स कंपटीशन जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है, और ज़्यादातर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो अब मीन्स क्योंकि एम्प्लॉयर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि उनके जो एम्प्लॉय काम करे वो मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं उसमें, कि जो वो अपनी मर्जी की काम पे कितने दिन रखना है, नहीं रखना है, काम नहीं हो तो उसको निकाल भी सकते हैं। तो इस तरह की वो फ्लेक्सिबिलिटी चाहते थे, जिसमें वर्कर का अगर हम देखें एक तरह से वर्कर के सेंस में देखें तो अब उनका जो जॉब है वो सिक्योर नहीं रहता है, क्योंकि कंपनी जब चाहे उनको निकाल देगी, जब काम ज़्यादा होगा तो उनको रख लेगी। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है गारमेंट इंडस्ट्री का, कि गारमेंट इंडस्ट्री में जब इंटेंस वर्क लोड होता है तब वो वर्कर को हायर कर लेते हैं, नहीं होता है हायर कर लेते हैं वर्कर को, नहीं होता है तब उनको वापस हटा देते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि जो ये कंपनीज होती है गारमेंट इंडस्ट्री की, जैसे यूरोप की कंपनी हो गई या अमेरिका कंपनी हो गई, ये इंडिया के अंदर जो इंडियन एक्सपोर्टर है उनको ऑर्डर देते हैं प्रोडक्ट की, ये प्रोडक्ट आपको या ये कपड़े गारमेंट जो है आपको बना के हमें भेजना है। तो ये इंडियन एक्सपोर्टर से अप्रोच करते हैं, और इंडियन एक्सपोर्टर यहाँ बैठे बैठे उनको वो चीज़ या जो भी प्रोडक्ट है उसको तैयार करके इनको वहाँ पे बेचते हैं। क्योंकि ये जो MNCs होती है इनका जो नेटवर्क होता है वो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है, जो ऐसी जगह चूज़ करता है जहाँ पे इनको चीपेस्ट गुड्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स, की इनको एकदम सस्ते में वहाँ से वो प्रोडक्ट मिल जाए, ताकि अपने जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज कर सके या ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ये ले सके। तो इसके लिए क्या करते हैं कि ऑर्डर देते हैं इंडियन गारमेंट एक्सपोर्टर को, और वो फिर कोशिश करते हैं कि अपना जो खुद का कॉस्ट है भी वो, या अपना खुद का भी प्रॉफिट होए, और उस प्रॉफिट में वो इन कंपनीज को जो ऑर्डर जहाँ से मिला है यूरोप अमेरिका से, तो उनको वो कोशिश करते हैं कि अपना प्रॉफिट निकालने के बाद में उनको वो चीज़ें एक्सपोर्ट करे। तो इसमें क्या होता है कि रॉ मटेरियल है उसका जो कॉस्ट है उसको तो कट नहीं कर सकते, तो ये क्या करते हैं एक्सपोर्टर जो होते हैं या जो इन कंपनीज को भेजने वाला ये सामान होते हैं, तो वो क्या करते हैं लेबर कॉस्ट होता है उसको कट करते हैं। लेबर कॉस्ट का मतलब जो मजदूर काम कर रहे होते हैं उनकी मजदूरी ये कम कर देते हैं या उनको कम पैसा देते हैं। तो जिसके सेंस में क्या होता है ये मीन्स एक तरह से देखे तो ये जो फैक्ट्री वाले हो गए या इंडस्ट्री वाले हो गए या एक्सपोर्टर जो हो गए, तो ये लेबर का कॉस्ट कट करते हैं, और उन कंपनीज जो होती है एक तरह से देखे तो ये मीन्स फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब इस सेंस में क्या होता है कि ये जो फैक्ट्री पहले मीन्स वर्कर्स को एक परमानेंट बेसिस पे रख रही थी, वो अब
वर्कर्स को एक टेम्परेरी बेसिस पे रखने लगी, क्योंकि जो WTO के साथ में जो साइन हुआ 2001 में कि आप वर्कर्स को जब चाहे रख सकते हैं, जब चाहे नहीं रख सकते। तो वर्कर्स जो थे, जिनकी जॉब्स जो एक तरह से इनसिक्योर हो गया, इनका वर्किंग आवर्स मीन्स फिक्स नहीं, अब फिक्स नहीं है जितने घंटे कंपनी इनसे काम करवा सकती थी। नाइट शिफ्ट में भी इनको काम करना पड़ रहा था, या पीक सीजन होता था जिसमें 18-18 घंटे इनको काम करना पड़ता था, और इसके बदले में इनको जो जॉब था वो भी बिल्कुल मीन्स जो वेज इनको मिल रहा था वो भी एकदम लो मिल रहा था, यानी कम पैसे इनको मिल रहे थे, और ओवर टाइम करने के लिए भी कंपनी की तरफ से इनको फोर्स किया जाता था। अब While the competition among the garment exporter has allowed the MNCs to make large profit, क्योंकि इंडिया के अंदर जो एक्सपोर्टर है एक तरह से उनमें कंपटीशन हो जाता है कि इन कंपनी का ऑर्डर, क्योंकि काफ़ी बड़ी कंपनीज होती है MNCs यूरोप अमेरिका, तो ये कोशिश करती है कि इनका ऑर्डर हमें मिले, और ये अपनी जो प्राइस होती है उसकी एकदम लो रखते हैं, और वो सारा लो प्राइस जो होता है वो वर्कर में इनमें निकाल लेते हैं, और ये जो वर्कर के जो फेयर यूज पॉलिसी होती है उसको ये डिनाइल कर देते हैं। ग्लोबलाइजेशन की वजह से सारा बेनिफिट जो होता है फिर वो इन MNCs को होने लगता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है गारमेंट वर्कर का, कि पहले जो एक कपड़े बनाने वाली कोई कंपनी होती है, गारमेंट वर्कर वो काम कर रही होती है, जिसका नाम है सुशीला, 35 ईयर ओल्ड लेडी, जो पहले दिल्ली के अंदर एक गारमेंट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे वो काम करती है, परमानेंट वर्कर होती है, और उसको परमानेंट वर्कर होती है, सैलरी के अलावा उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, प्रोविडेंट फंड मिलता है, ओवर टाइम करती है तो डबल रेट उसकी मिलती है। और फाइनली क्या होता है, जो सुशीला की फैक्ट्री होती है वो 1990s में बंद हो जाती है, और वो जॉब की सर्च कर रही होती है, जॉब की तलाश कर रही होती है, 6 महीने उसको निकल जाते हैं, और फाइनली उसको जॉब मिलता है अपने घर से या अपने गांव से 30 किलोमीटर दूर उसको एक जॉब मिलता है, जहाँ पे वो उस फैक्ट्री में मीन्स वो गारमेंट फैक्ट्री में काम कर चुकी होती है, और अब यहाँ पे उसको काम करना है। तो उसके बदले में हम कह सकते हैं कि पहले वाली जो फैक्ट्री थी उसके कंपैरिजन में ये जो फैक्ट्री है अब उसको वो परमानेंट बेसिस पे भी नहीं रखती थी, जब चाहे उनको वो रखती थी। उसको कोई एक्स्ट्रा जो प्रोविडेंट फंड वगैरह जो एक्स्ट्रा पैसा जो मिल रहा था पहले जो कंपनी दे रही थी, अब उनको वो भी नहीं मिलता है, और अब 7:30 बजे उसको घर से निकलना होता है, रात को 10 बजे तक उसको काम करना पड़ता है।